Hello, students, and welcome to Prep IAS. I'm Shubhangi Sharma, your faculty for History and Culture. Students, as a part of this particular series, we are conducting a crash course for your UPSC CSE prelims, and the topic for today is going to be Indian music. Now, students, just like Indian dances, the music can be classified into two categories. That is your classical music, and then we have folk music. हमने अपने लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस किया था कि भाई क्लासिकल और फोक के अंदर अंतर क्या होता है. क्लासिकल इज समथिंग दैट इज गवर्न्ड बाय स्ट्रिक्ट रूल्स, whereas in folk music you have freedom to improvise. Moreover, you will see that the classical music is something that is imparted from a guru to the shishya by the Guru Shishya Parampara. That means you need proper training. You need proper training in order to have the knowledge in order to actually sing in the classical style. Apart from that, when you talk about folk music, it is generally associated to a community or a group of people, and the knowledge to it is something that is imparted from generation to generation. So anybody can learn classical music provided that they have a guru, okay, and they need to go through formal training. But when it comes to folk music, you don't need formal training, and it is something that is associated with a group of people or a group or a community, wherein you will see that the knowledge of understanding that music, of singing that music, singing that kind of songs is something which is carried on from one generation to another. So this is the basic difference that we have with respect to classical and folk. Keeping this in mind, students, now we are going to proceed further and understand about the different forms of classical music and the different forms of folk music that are prevalent in India. इंडियन म्यूजिक की बात करें स्टूडेंट्स, तो इसके साथ पहले एक माइथोलॉजिकल स्टोरी एसोसिएटेड है, और उसमें ये माना जाता है कि नारद मुनि जो हैं, जो कि सबसे बड़े सेज थे, उन्होंने म्यूजिक को अर्थ के ऊपर इंट्रोड्यूस किया था. यहाँ पर स्टूडेंट्स ऐसा माना जाता है कि उन्होंने अर्थ के जो लोग हैं, यानी जो ह्यूमंस हैं, उनको सिखाया था उस साउंड के बारे में जो पूरे ब्रह्मांड को परवेड करते, पूरे ब्रह्मांड के ऊपर है वो, और इसको हम कहते हैं नाड़ ब्रह्म. तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ये एक स्टोरी है जिसमें हमें ये बताया जा रहा है कि भाई इंट्रोडक्शन जो हुआ है म्यूजिक का वो नारद मुनि ने किया था. इसके अलावा स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि अगर हम टेक्सचुअल रेफरेंसेस की बात करें, हमारे पास लिटरेरी और आर्कियोलॉजिकल दोनों एविडेंसेस हैं जिनसे हमें पता चलता है कि म्यूजिक कब से इंडिया के अंदर डेवलप होने लगा था. इस कॉन्टेक्स्ट में स्टूडेंट्स जो हमें सबसे पुराना आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिलता है वो एक फ्लूट का है जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन से डिस्कवर करी गई थी. तो इस स्टोरी को अगर हम हटा दें तो अब हम सारे रेफरेंसेस देखने वाले हैं जिससे हमें पता चलेगा कि म्यूजिक का डेवलपमेंट कैसे हुआ एंशिएंट इंडियन पीरियड के अंदर. तो यहाँ पे सबसे पहला हमारे पास आर्कियोलॉजिकल एग्जाम्पल एक फ्लूट का है, और ये हमें इंडस वैली से मिलती है. इसके बाद स्टूडेंट्स जब हम अपने वैदिक पीरियड में पहुंचते हैं तो हम सब जानते हैं कि सामवेद जो टेक्स्ट है, दिस इज एसोसिएटेड विद म्यूजिक. दिस इज द अर्लीस्ट लिटरेरी कॉम्पोजिशन दैट इज टॉकिंग अबाउट इंडियन म्यूजिक. तो यहाँ पर हम देखते हैं वैदिक एरा के अंदर जो प्रीस्ट थे वो हिम्स कंपोज किया करते थे. वैदिक हिम्स थी जो कि नेचर गॉड्स एंड गॉडेसेस को प्रेज करती थी, जैसे कि इंद्र, अग्नि, मित्र, वरुण, उषा, अदिति. और ये जो रिलीजियस पोएट्री का हमारे पास कॉर्पस है, इसको हम क्या कहते हैं, श्रुति लिटरेचर कहते हैं. इसमें स्टूडेंट स्पेसिफिकली अगर हम सामवेद की बात करें तो सामवेद के अंदर वैदिक हिम्स इनकॉर्पोरेटेड हैं, और यहीं से हमारे को पहली बार म्यूजिक जो है उसके टेक्सचुअल रेफरेंसेस मिलते हैं. वैदिक म्यूजिक की अगर हम बात करें तो सामवेद के अंदर हमारे को कुछ इंस्ट्रूमेंट्स के नाम भी मिलते हैं, जैसे कि वीणा, तुनव, एक्सेट्रा. इसके अलावा स्टूडेंट्स हमारे पास में लिटरेचर में अगर हम वैदिक लिटरेचर की बात करें तो उसके अंदर हमारे पास 4 वेद के अलावा होते हैं ब्राह्मण और आरण्यक. इनका डिस्कशन हम लैंग्वेज और लिटरेचर के अंदर और डेप्थ में करेंगे. तो हमारे पास होते हैं ब्राह्मण और आरण्यक. ब्राह्मण की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, सो एवरी वेद हैज अ ब्राह्मण एसोसिएटेड टू इट, और ये क्या करता है, ये हमें सिंप्लीफाइड मेथड के अंदर, अगर हम इसको ओवर सिंप्लीफाई करके बोलेंगे भाई ब्राह्मण क्या करते हैं, तो ब्राह्मण जो टेक्स्ट है, जो ब्राह्मण किताबें हैं हमारे पास में, दीज आर सिंप्लीफाइड वर्जन्स ऑफ वेदास, जिसके अंदर हमें रिचुअल्स का सोशियो रिलीजियस इंपॉर्टेंस पता चलती है, और रिचुअल्स कैसे कंडक्ट करने हैं उनको सिंप्लीफाइड मेथड में बताया जाता है.
आरण्यक जो होता है स्टूडेंट्स, इसका मतलब होता है लिटरली फॉरेस्ट बुक्स होती हैं ये फॉरेस्ट बुक्स होती है और इनके अंदर हम देखते हैं डिफिकल्ट क्वेश्चंस, डिफिकल्ट फिलोसॉफिकल इंक्वायरीज हुई भी होती हैं। ये सब वैदिक कॉम्पोजिशन, वैदिक लिटरेचर का जो कॉर्पस है उसका पार्ट है। इसको हम डिटेल में लैंग्वेज और लिटरेचर के सब हेड में पढ़ेंगे। अभी के लिए आपको बस इतना याद रखना है कि वेदों से कुछ और किताबें एसोसिएटेड होती हैं, जैसे कि ब्राह्मण और आरण्यक। इस कॉन्टेक्स्ट में स्टूडेंट्स हमारे पास एक आरण्यक है जिसे हम कहते हैं ऐत्रेय आरण्यक, और इसके अंदर हमें वीणा जो इंस्ट्रूमेंट है उसके पार्ट्स के बारे में पता चलता है। मोर ओवर स्टूडेंट्स हमारे पास में एक ब्राह्मण है जिसका नाम है जामिनी ब्राह्मण, जिसके अंदर हम देखते हैं डांस और म्यूजिक दोनों की बात करी गई है। जामिनी ब्राह्मण के अलावा हमारे पास एक कौष्टकी ब्राह्मण है जिसके अंदर अगेन हमारे को डांस और इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक और वोकल म्यूजिक, इन तीनों की इंफॉर्मेशन मिलती है। तो ये पूरी स्लाइड डेडिकेटेड है वैदिक लिटरेचर और उसके अंदर कैसे म्यूजिक की बात करी गई है इसको लेकर। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स इन पॉइंट्स को हम याद रखेंगे, ये हमारे पास प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से स्टेटमेंट बेस्ड बन के आ सकते हैं। इनफैक्ट ऐसे क्वेश्चंस आप मेंस में भी टैकल कर सकते हैं। इसी के साथ स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं और पहला जो हमारा एक्चुअल एकेडमिक डिसिप्लिन की तरह इंडियन म्यूजिक के ऊपर जो किताब बनी थी उसका डिस्कशन करते हैं। दिस इज नन अदर देन दी नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र के अंदर हमें बहुत सारी कलाओं के बारे में पता चलता है और डांस और म्यूजिक जो है वो इसमें से दो हैं। भारत मुनि की नाट्य शास्त्र जो है स्टूडेंट्स, इसके अंदर हम देखते हैं पहली बार हमें क्लियर कट इलेबोरेटेड डिस्कशन मिलता है म्यूजिक और उसके कंपोनेंट्स का। यहाँ पर स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि पहली बार नाट्य शास्त्र के अंदर हमें ऑक्टेव का आइडेंटिफिकेशन मिलता है। ऑक्टेव क्या होती है? सारे गामा पाधा निसा। तो हम देखते हैं इस ऑक्टेव का जो क्लियर कट आइडेंटिफिकेशन है ये हमें कहाँ से मिल रहा है? ये हमें नाट्य शास्त्र से मिल रहा है। नाट्य शास्त्र के बाद स्टूडेंट्स हमारे पास एक पॉपुलर किताब आती है म्यूजिक के ऊपर, जिसको सरंग देव ने लिखा है और इसका नाम है संगीत रत्नकार। तो संगीत रत्नकार जो है ये 13th सेंचुरी की टेक्स्ट है और इसको सरंग देव ने लिखा है। ये सब फैक्चुअल पॉइंट्स हैं स्टूडेंट्स, इसमें समझने की कोई बात नहीं है, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड बन के हमारे पास प्रीलिम्स एग्जाम में आ सकते हैं। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि भाई गुप्ता पीरियड के अंदर जो है म्यूजिक कैसे डेवलप हुआ। गुप्ता पीरियड की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो हमारे पास दो पॉपुलर ऑथर्स हैं जिन्होंने म्यूजिक जो है उसके बारे में अपनी किताबों के अंदर रेफरेंस दिया है। यहाँ पे स्टूडेंट्स एक ऑथर है हमारे पास कालिदास। कालिदास नीड्स नो इंट्रोडक्शन। अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव वत्स्यायना। कालिदास की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो उन्होंने अपनी किताबों के अंदर कई इंस्ट्रूमेंट्स को रेफरेंस दिया है जिससे हमें म्यूजिक के डेवलपमेंट के बारे में पता चलता है। फॉर इंस्टेंस इनकी किताबों के अंदर हमें परिवादिनी वीणा, विपंची वीणा, मृदंग और शंख, इन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स का रेफरेंस मिलता है और इससे हम क्या अंदाज लगा सकते हैं कि भाई गुप्ता पीरियड में जो है म्यूजिक कंपोज करने के लिए इन इंस्ट्रूमेंट्स का यूज किया जा रहा था। इसके अलावा स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि कालिदास ने जो है अपनी किताबों में अलग अलग तरह का सॉन्ग क्रिएशन, सॉन्ग कॉम्पोजिशन जो था, अलग तरह के सॉन्ग्स जो कि गुप्ता पीरियड में पॉपुलर थे, इनको भी रेफरेंस दिया है और इससे अगेन हमें म्यूजिक कैसे डेवलप हो रहा है इसकी इंफॉर्मेशन मिलती है। तो ये जो सॉन्ग्स हैं दिस इंक्लूड्स ककाली गीत, स्त्री गीत एंड अप्सराओ गीत। तो ये जो हमारे पास तीन सब फॉर्म्स हैं ये किस चीज के हैं? टाइप्स ऑफ सिंगिंग, टाइप्स ऑफ सॉन्ग्स जो कि क्रिएट किए जा रहे थे। उसके अलावा स्टूडेंट्स हमें कुछ टेक्निकल टर्म्स जो म्यूजिक से एसोसिएटेड हैं उनके नाम भी मिलते हैं, जैसे कि स्वर सप्तक। स्वर सप्तक में क्या हुआ? सा रे गा मा पा धा नी, जो हमारे 7 स्वर हैं उनका मेंशन हमारे को कालिदास के काम में मिलता है और उसके अलावा हमें तान के बारे में पता चलता है। अगर हम अपने दूसरे ऑथर की बात करें दैट इज वत्स्यायना। वत्स्यायना जो है इनकी सबसे पॉपुलर किताब है कामसूत्र। नाउ इन पॉपुलर कल्चर कामसूत्र इज वेरी मिसअंडरस्टूड ऑल टुगेदर। व्हेन इट कम्स टू कामसूत्र स्टूडेंट्स, इट इज टॉकिंग अबाउट 64 आर्ट्स, 64 कलाओं की बात करती है ये, जिसके अंदर सिंगिंग, डांसिंग, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ये सारी कलाओं को इनकॉर्पोरेट किया गया है। तो कामसूत्र की वत्स्यायना जो है इससे भी हमें म्यूजिक के ऊपर बहुत सारे रेफरेंस, म्यूजिक का डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, ये सारी हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन मिलती है। तो इस स्लाइड तक का क्विक रिकैप लेते हैं। अगर हम माइथोलॉजी की बात करें तो म्यूजिक किसने इंट्रोड्यूस किया? नारद ने। एक्चुअल रेफरेंसेस हमारे को कब से मिलने शुरू होते हैं? इंडस वैली सिविलाइजेशन से शुरू होते हैं, जहां हमें सबसे पहले एक फ्लूट मिली। इसके अलावा स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि भाई जो हमारा वैदिक पीरियड है उसके अंदर हमारे को वैदिक लिटरेचर जैसे कि सामवेद और उसके अलावा हमारे पास में आरण्यक और उपनिषद हैं जो कि इंस्ट्रूमेंट्स जैसे कि वीणा उसके बारे में बताते हैं।
वैदिक पीरियड के बाद स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि हमारे पास में सबसे पॉपुलर किताब आ रही है नाट्य शास्त्र, जिसको भरत मुनि ने लिखा था। और नाट्य शास्त्र जो है स्टूडेंट्स, इसके अंदर हम देखते हैं कि म्यूजिक के हमें टेक्सचुअल रेफरेंसेस मिलते हैं। इसके अलावा गुप्ता पीरियड की अगर हम बात करें तो हमारे पास में दो राइटर्स हैं जो कि म्यूजिक एज अ डिसिप्लिन को इलेबोरेट कर रहे हैं। ये हैं कालिदास और वत्स्यायना। कालिदास की बात अगर हम करें स्टूडेंट्स, तो इन्होंने कुछ टेक्निकल टर्म्स जैसे कि स्वर सप्तक और तान की बात करी है। जबकि अगर हम वत्स्यायना की बात करें तो इनकी किताब का नाम है कामसूत्र, जो कि हमें बहुत ही इन डेप्थ इंफॉर्मेशन दे रही है म्यूजिक के बारे में, जो कि इंडिया में डेवलप हो रहा था गुप्ता पीरियड के अंदर। इसी के साथ स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि गुप्ता पीरियड में हम देखते हैं एक बहुत ही पॉपुलर रूलर है चंद्रगुप्त टू। चंद्रगुप्त टू की रेन में हमारे पास यहाँ पे एक चाइनीज ट्रैवलर आते हैं बुद्धिज्म को स्टडी करने के लिए, और इनका नाम है फाहियान। फाहियान की अगर हम बात करें तो इन्होंने जब अपने एक्सपीरियंसेस को किताब में उतारा तो वहां पे इन्होंने बताया कि भाई गुप्ता पीरियड के अंदर जो है इंडियन सोसाइटी में म्यूजिक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट था। इट वॉज एन इंपॉर्टेंट मोड ऑफ एंटरटेनमेंट। अपार्ट फ्रॉम दैट स्टूडेंट्स आप देखेंगे गुप्ताज के बाद में हर्षवर्धन की जो रेन आती है, पुष्यभूति डायनेस्टी के ये रूलर हैं। पोस्ट गुप्ता पीरियड के अंदर इन्होंने एक बार के लिए नॉर्थ इंडिया को यूनाइट किया था। तो इनके पीरियड के लिए बताया जाता है कि हर्षवर्धन खुद एक बहुत ही अकम्पलिश सिंगर थे और म्यूजिक के अंदर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लिया करते थे। इनसे तीन प्लेज एसोसिएटेड हैं स्टूडेंट्स, नागनंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका, जिन तीनों के अंदर म्यूजिक कैसे बनाया जाता है इस चीज का डिस्कशन हुआ है। तो अगेन स्टूडेंट्स, गुप्ता और पोस्ट गुप्ता पीरियड दोनों ही ऐसे टाइम पीरियड रहे हैं जिसमें इंडिया में म्यूजिक जो है काफी फ्लरिश कर रहा है। इसी के साथ स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं और किताबों के नाम देखते हैं जो कि पोस्ट गुप्ता पीरियड से कंपोज होने लगी, जिनके अंदर हमें प्रॉपरली क्लासिकल म्यूजिक का डिस्टिंक्शन देखने को मिलता है। स्टूडेंट्स हमारे पास म्यूजिक से रिलेटेड पोस्ट गुप्ता पीरियड की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब है जिसका नाम है बृहदेशी। बृहदेशी की अगर हम बात करें तो ये संस्कृत लैंग्वेज में कंपोज हुई थी और इसको लिखा है मातंग मुनि ने पोस्ट गुप्ता पीरियड यानी कि 9th सेंचुरी एडी में। इस किताब की जो सबसे बड़ी खासियत है वो ये है कि ये एंशंट पीरियड की, पोस्ट गुप्ता पीरियड की जो है, अर्ली मिडिवल हो गया हमारे लिए 9th सेंचुरी एक्चुअली, तो अर्ली मिडिवल पीरियड की एक पहली ऐसी किताब है जो कि प्रॉपरली क्लासिकल और फोक म्यूजिक जो है उसका डिस्टिंक्शन बता रही है। तो ये जो पॉइंट है स्टूडेंट्स, ये हमारे लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे क्लासिकल म्यूजिक जिसको मार्ग संगीत बोलते हैं, उसको फोक म्यूजिक जिसे देसी संगीत बोला जाता है, इन दोनों के बीच में क्या डिस्टिंक्शन होता है इसको बता रहे हैं बृहदेशी। बृहदेशी जो है स्टूडेंट्स, ये अपनी इंस्पिरेशन नाट्य शास्त्र से लेती है और इसने नाट्य शास्त्र के कई डिफिकल्ट एस्पेक्ट्स जिनको समझना थोड़ा मुश्किल है उनको इजी लैंग्वेज में क्लैरिफाई करके लिखा है। तो बृहदेशी किसने लिखी है, बृहदेशी किससे इंस्पिरेशन ले रही है, और बृहदेशी जो है इसने पहली बार क्या चीज का डिस्टिंग्विशमेंट किया है, इन तीनों पॉइंट्स को आपको याद रखना है। बृहदेशी के बाद स्टूडेंट्स हम देखते हैं हमारे पास 11th सेंचुरी के अंदर यानी मिडिवल पीरियड के अंदर एक और किताब आती है जिसका नाम है संगीत मकरंद। संगीत मकरंद की अगर हम बात करें तो इसको नंद ने कंपोज किया था और इसके अंदर हमें 93 राग मिलती हैं जो कि फेमिनिन और मैस्कुलिन फॉर्म्स यानी कि लस्य और तांडव फॉर्म के अंदर टूटी हुई हैं। राग की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, राग क्या होती है, राग इज सिंपली अ ट्यून और अ मेलोडी। तो इंडिया के अंदर क्लासिकल म्यूजिक के तहत बहुत सारी राग बनाई गई हैं और 93 राग हमें कहाँ से मिलती है, संगीत मकरंद से मिलती है जिसको नंद ने कंपोज किया था। जब हम मिडिवल पीरियड एंटर करते हैं स्टूडेंट्स तो हम देखते हैं कि भाई इस्लामिक इन्वेजन्स होने लगे और इसके तहत हम देखते हैं कि मुस्लिम रूल इंडिया के अंदर इस्टेब्लिश हो गया। इन मुस्लिम्स के साथ हमारे देश में इनका रिलीजन भी आया है और इस रिलीजन के तहत हमारे पास आए हैं सूफीज। सूफीज की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स तो 9th सेंचुरी से सूफी ट्रेडिशन जो है ये इंडिया के अंदर काफी ज्यादा पॉपुलर होने लग गया। अरब्स और टर्क्स के जो इन्वेजन हुए उनके साथ जो सूफीज हैं वो इंडिया में आ गए। यहाँ पर स्टूडेंट्स हम देखते हैं ये जो सूफीज हैं इन्होंने बहुत सारे इंडिजिनस कस्टम्स को अडॉप्ट किया और इनको म्यूजिक के अंदर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था। तो इनके म्यूजिक का हम पे इन्फ्लुएंस पड़ा और हमारे म्यूजिक का इनके ऊपर इन्फ्लुएंस पड़ा। सो इट बिकेम अ कल्चरल अमेलगमेशन ऑल टुगेदर।
यहाँ पे स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि हमारे पास एक टर्किश रूलर हैं, दैट इज मुइसुद्दीन कैकाबाद। मुइसुद्दीन कैकाबाद जो है स्टूडेंट्स, ये स्लेव डायनेस्टी के एक रूलर रहे हैं, एंड ही वॉज द ग्रैंड सन ऑफ बलबन। बलबन जो कि एक पॉपुलर स्लेव डायनेस्टी के रूलर थे, इनके ग्रैंड सन है मुइसुद्दीन कैकाबाद। और इनके अंडर हम देखते हैं म्यूजिक काफी डेवलप हुआ, और हमें फारसी और हिंदी लैंग्वेज के अंदर सॉन्ग्स यहाँ पर बनते हुए दिखते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स आप देखेंगे 12th सेंचुरी से जब इस्लाम प्रॉपरली इंडिया के अंदर इस्टेब्लिश हो चुका है, मुस्लिम एम्पायर हमारे देश का इंटेग्रल पार्ट बन गए हैं, वहां से हम देखते हैं कि इस इस्लामिक म्यूजिक और खास करके सूफी म्यूजिक का इंडिया के ऊपर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट बनने लगा। इसी के साथ स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। सूफी ट्रेडिशन के साथ साथ हम देखते हैं कि मिडिवल पीरियड के अंदर भक्ति मूवमेंट भी बहुत जोर से सोशल लैंडस्केप का पार्ट बन रहा था। यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम भक्ति मूवमेंट के इम्पैक्ट की बात करें तो इंडियन म्यूजिक पे इसने अपनी बहुत छाप छोड़ी है। यहाँ पे स्टूडेंट्स हम देखते हैं भक्ति मूवमेंट के तहत भजन, कीर्तन, अष्टचाप और हवेली संगीत जो है, इन सब का जो है इंसेप्शन हुआ, और इन्होंने हमारे म्यूजिक के ऊपर, हमारे सिंगिंग स्टाइल के ऊपर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट छोड़ा है। हवेली संगीत की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो इट इज अ टाइप ऑफ डिवोशनल म्यूजिक जो कि वैष्णवाइट ट्रेडिशन यानी कि विष्णु भगवान और उनके जो अवतार हो गए उनसे रिलेटेड म्यूजिक कॉम्पोजिशन और सिंगिंग से डील करता है हवेली संगीत। हवेली संगीत के अलावा हमारे पास में अष्टचाप पोएट्री है। अष्टचाप पोएट्री की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो ये उन 8 आचार्यों से रिलेटेड है जो कि रुद्र संप्रदाय को बिलोंग करते थे। जब हम सूफी भक्ति पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से पता चल जाएगा कि भाई ये सारे लोग हैं कौन। सो बेसिकली रुद्र संप्रदाय क्या है स्टूडेंट्स? रुद्र संप्रदाय एक भक्ति ऑर्डर है जिसको वल्लभ आचार्य ने पॉपुलराइज किया था। वल्लभ आचार्य ने रुद्र संप्रदाय को बनाया। इसके अंडर हमारे पास 8 पॉपुलर आचार्य आए जिन्होंने मिल के जो काम किया है उसको कंबाइंड हम अष्टचाप पोएट्री बोलते हैं, और इसका हमारे देश के म्यूजिक के ऊपर काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस रहा। इसके अलावा स्टूडेंट्स आप देखेंगे आगे जाके हमारे पास और बहुत सारे भक्ति सेंट्स आ गए जो कि भजन कीर्तन के तहत नया म्यूजिक कंपोज कर रहे थे, और इस म्यूजिक का हमारे ओवरऑल इंडियन म्यूजिक जो है उसके ऊपर इम्पैक्ट रहा है। रीजनल म्यूजिक जो है स्टूडेंट्स, रीजनल लैंग्वेज जो है उसको सबसे ज्यादा यूज करते थे भक्ति सेंट्स अपनी बातों का प्रचार प्रसार करने के लिए। इस कॉन्टेक्स्ट में स्टूडेंट्स हम देखते हैं ब्रज और अवधी जो है इसका काफी ज्यादा यूज हुआ है नॉर्थ सेंट्रल और वेस्टर्न इंडिया के अंदर, और इसी लैंग्वेज के अंदर हम देखते हैं कि जो भक्ति सेंट हैं ये अपनी कॉम्पोजिशंस बना रहे थे जो कि सोशली जो लोअर लोग हैं उनको समझने में हेल्प करती थी, और इस वजह से म्यूजिक जो है उसका लोअर कैटेगरी के ऊपर भी इम्पैक्ट बनने लगा जो कि अदरवाइज एक टेम्पल या एक कोर्ट तक सीमित थे। यहाँ पे स्टूडेंट्स हम देखते हैं कुछ मेजर भक्ति सेंट्स हैं जिनकी कॉम्पोजिशंस को आज तक सराहा जाता है, जिसमें हमारे पास है जयदेव, विद्यापति, चंडीदास, उसके अलावा हमारे पास है भक्त नरसिम्ह, और सबसे पॉपुलर भक्ति सेंट्स में से एक मीराबाई। इन सब की जो कॉम्पोजिशंस हैं भजन के माध्यम से आज तक सुनी जाती हैं। यहाँ पर स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि हमारे पास जब 14th सेंचुरी आने लगती है इस टाइम तक म्यूजिक के अंदर डिस्टिंक्शन आ जाता है। सो बेसिकली ऐसा माना जाता है कि 14th सेंचुरी जो है तब तक ऑल ओवर इंडिया म्यूजिक जो था वो सेम था, लेकिन 14th सेंचुरी ऑनवर्ड्स इसमें डिस्टिंक्शन हो जाता है और ये 2 पार्ट में टूट जाती है, दैट इज हिंदुस्तानी क्लासिकल music and the second part is your Carnatic music। हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक जो है स्टूडेंट्स ये पूरे नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया, वेस्ट इंडिया प्लस सेंट्रल इंडिया प्लस ईस्ट इंडिया, इस पूरे एरिया को कौन डोमिनेट कर रहा है? हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक। जबकि साउथ इंडिया जो है उसके अंदर अपनी एक अलग स्ट्रीम ऑफ क्लासिकल म्यूजिक बन गई जिसे हम कहते हैं कार्नेटिक म्यूजिक। तो यहाँ पे स्टूडेंट साउथ इंडिया के म्यूजिक को स्पेसिफिकली कार्नेटिक कहा जाता है, और बाकी पूरे इंडिया के अंदर जो क्लासिकल म्यूजिक चल रहा है उसे हम कहते हैं हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक।
यहाँ पे स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक जो है, इसके अंदर फर्दर बहुत सारे डिस्टिंक्शंस आने लगे, बहुत डिस्टिंक्ट स्टाइल ऑफ सिंगिंग आने लगी, जिसमें से एक स्टाइल ऑफ सिंगिंग को कहते हैं ध्रुपद, एक है ख्याल, और इनसे निकल के थोड़े से इम्प्योर फॉर्म्स बनते हैं जिन्हें हम कहते हैं सेमी क्लासिकल म्यूजिक, जिसका एक मेजर टाइप है टप्पा। इसके अलावा स्टूडेंट्स आप देखेंगे डांस और म्यूजिक का जो डिसएसोसिएशन है वो भी हमें 14th सेंचुरी से देखने को मिलता है, खास करके भक्ति मूवमेंट की देन है ये। उसके अलावा स्टूडेंट्स हम देखते हैं पखवाज इंस्ट्रूमेंट की जगह तबला जो है वाइडली यूज होने लगता है, और ये सारे जो चेंजेस आ रहे हैं, ये डिस्टिंक्शन, ध्रुपद, ख्याल और टप्पा का पॉपुलर होना, म्यूजिक और डांस को एक दूसरे से अलग करना, पखवाज की जगह तबला यूज करना, ये सब के सब भक्ति मूवमेंट के टाइम हो रहे हैं, भक्ति पीरियड के टाइम ज्यादा हो रहे हैं। इसी के साथ स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि भाई मुगल एरा के अंडर म्यूजिक जो है कैसे डेवलप हुआ। मुगल पीरियड की अगर हम बात करें तो हमारे पास एक रूलर है जिन्होंने लगभग हर तरह की कला को पेट्रनाइज किया है, हर तरह की कला को प्रमोट किया है। ये रूलर थे स्टूडेंट्स नन अदर देन अकबर, एंड अकबर नीड्स नो इंट्रोडक्शन. He was a very religiously tolerant guy, and we can see that he has patronized almost every religion, and at the same time he has patronized all the arts that were associated with them. In that context students you will see that during the reign of Akbar टेम्पल म्यूजिक जो है ये ओवरशैडो हो गया, और इसकी जगह दरबार संगीत यानी कि वो गाना बजाना जो कि कोर्ट के अंदर होता था वो ज्यादा पॉपुलर हो गया। और इनके जो संगीतकार थे, इनके जो गायक थे, इन सबको पेट्रनाइज कौन कर रहा है? इनको पेट्रनाइज कर रहे हैं मुगल रूलर्स और मुगल नोबिलिटी। इसके अंदर स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि अकबर की अगर हम बात करें तो इन्होंने अपने कोर्ट में बहुत सारे इंडियन और पर्शियन म्यूजिशियंस जो हैं उनको एम्प्लॉय कर रखा था, और उनको वो पेट्रनाइज कर रहे थे। कुछ पॉपुलर म्यूजिशियंस की अगर हम बात करें तो इनके कोर्ट में बाबा गोपाल दास और स्वामी हरिदास हैं, जो कि काफी पॉपुलर संगीतकार रहे हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स हमारे पास में एक जेम बैठे हैं जो अकबर के नवरत्न यानी कि जो इनके 9 जूल नोबल्स थे उनमें से एक थे, एंड ही इज द वेरी पॉपुलर म्यूजिशियन नोन एज तानसेन। तानसेन जो है स्टूडेंट्स ध्रुपद के अंदर, ध्रुपद जो फॉर्म ऑफ सिंगिंग है उसको गाया करते थे, और इनके लिए कहा जाता था कि तानसेन इतना अच्छा गाते हैं कि ये पत्थर को भी पिघला दें, इतने पॉपुलर थे तानसेन। इसके अलावा स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि अबुल फजल जो कि अकबर के कोर्ट हिस्टोरियन हैं, जिन्होंने इनकी सबसे पॉपुलर बायोग्राफिकल अकाउंट अकबरनामा लिखी है, उसके अंदर हमें कई सारे इंस्ट्रूमेंट्स के नाम मिलते हैं जो कि मुगल पीरियड के अंदर पॉपुलर थे, जैसे कि सरमंडल, बीन और तानपुरा। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमें अबुल फजल की अकबरनामा से मिल रही है। उसके अलावा इनकी रेन में कौन से पॉपुलर म्यूजिशियंस थे, और उसके अलावा कैसे टेम्पल म्यूजिक की जगह दरबार संगीत ज्यादा पॉपुलर बन गया, इन पॉइंट्स को हमें ध्यान में रखना है। अकबर के बाद स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि जो नेक्स्ट पॉपुलर मुगल रूलर आ रहे हैं जो कि म्यूजिक को बहुत ज्यादा पेट्रनाइज करने वाले हैं, ये एक्चुअली हमारे मेन मुगल रूलर्स के बाद आते हैं। औरंगजेब की डेथ के बाद हम देखते हैं कि हमारे पास में एक रूलर आ रहे हैं जिनको पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इनकी रेन में मुगल एम्पायर फटाफट डिक्लाइन कर रहा था, लेकिन इनको कोई खास इंटरेस्ट नहीं था कि मैं उसको रिवाइव करूं। रादर ही वॉज मोर इंटरेस्टेड इन दी वर्ल्डली, इन दी प्लेजर्स of the world such as music, dance, wine, women। तो ये सब इनके अडिक्शंस थे, और इसी वजह से इन सब चीजों को पेट्रनाइज करते थे। इन सब एडिक्शंस की वजह से ही स्टूडेंट्स इनको एक पॉपुलर टाइटल मिला मोहम्मद शाह रंगीला का। रंगीला इनको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बहुत ही रंगीन मिजाज के थे, पॉलिटिक्स से इनको कोई इंटरेस्ट नहीं था, एम्पायर टूट रहा है टूटने दो, लेकिन इन्होंने म्यूजिक को जो है बहुत ज्यादा पेट्रनाइज किया है। यहाँ पर स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि इनकी रेन में कव्वाली जो कि एक बहुत ही पॉपुलर फॉर्म ऑफ सिंगिंग है, इसको मुगल इंपीरियल कोर्ट में री इंट्रोड्यूस किया गया था। कव्वाली जो है स्टूडेंट्स ये डिक्लाइन कर गई थी एक समय के लिए। इसको पहले गाया करते थे अमीर खुसरो जो कि दिल्ली सल्तनत में बैठे हैं, और ये अलाउद्दीन खिलजी जो हैं इनके कंटेम्प्ररी थे। तो अमीर खुसरो जो हैं इन्होंने कव्वाली को इंट्रोड्यूस किया था, इनको फादर ऑफ कव्वाली भी माना जाता है इंडिया के अंदर। लेकिन आगे जाके धीरे धीरे कव्वाली डिक्लाइन हो गई मुगल पीरियड में, और इसको री इंट्रोड्यूस करने का जो क्रेडिट दिया जाता है वो मोहम्मद शाह रंगीला को दिया जाता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्चुअल पॉइंट है।
इसके अलावा स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि मोहम्मद शाह रंगीला की रेन के अंदर दो बहुत ही पॉपुलर म्यूजिशियंस थे जिनका नाम है नियामत खान, जिन्हें पॉपुलरली सदरंग बोला जाता था, और दूसरे इनके नेफ्यू हैं फिरोज खान, जिनको पॉपुलरली अदरंग बोला जाता था। सदरंग और अदरंग जो कि मोहम्मद शाह रंगीला के कोर्ट में बैठते हैं स्टूडेंट्स, इन्होंने एक नई स्टाइल ऑफ सिंगिंग निकाली जिसे हम कहते हैं ख्याल। ख्याल की स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो ख्याल हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक के अंदर एक फॉर्म ऑफ सिंगिंग होता है। इसका प्रॉपर डिस्कशन हम अभी आगे की स्लाइड्स में करेंगे। ये दोनों के दोनों म्यूजिशियंस, जैसा कि मैंने आपको बताया, इन्हें कौन पेट्रोनाइज कर रहा है? मोहम्मद शाह रंगीला इनको पेट्रोनाइज कर रहे हैं। इन्हीं के तहत स्टूडेंट्स हम देखते हैं ख्याल स्टाइल ऑफ सिंगिंग बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गई, और इसने ध्रुपद स्टाइल ऑफ सिंगिंग, जो कि एक और हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक का फॉर्म ऑफ सिंगिंग है, इसको रिप्लेस कर दिया। तो यहाँ पे ख्याल और ध्रुपद क्या होते हैं, इनका हम ठीक से डिस्कशन आगे आने वाली स्लाइड्स में करेंगे। अभी के लिए आप बस इतना समझ लें दैट दीज आर टू फॉर्म्स ऑफ सिंगिंग इन हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक। ठीक है, दीज आर टू फॉर्म्स ऑफ सिंगिंग, जिसमें से ख्याल ज्यादा पॉपुलर हो गई, सदरंग और अदरंग ने इसको पॉपुलर कर दिया अंडर द पेट्रोनेज ऑफ मोहम्मद शाह रंगीला, और इसकी वजह से ध्रुपद, जो दूसरा स्टाइल ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक है, इसको रिप्लेस कर दिया गया। इसी के साथ स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं और कुछ मेजर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स और इनको कैसे कैटेगराइज किया जाता है इसका डिस्कशन कर लेते हैं। नाट्य शास्त्र जो है स्टूडेंट्स, उसने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को चार मेन कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया है, डिपेंडिंग ऑन कि उन इंस्ट्रूमेंट से म्यूजिक या साउंड कैसे प्रोड्यूस करी जा रही है। ये जो चार कैटेगरी हैं स्टूडेंट्स, दिस इज स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट, विंड इंस्ट्रूमेंट, परकशन इंस्ट्रूमेंट एंड सॉलिड इंस्ट्रूमेंट। तो यहां पर आप देखेंगे स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं, जिनके अंदर स्ट्रिंग्स होती हैं, जैसे कि गिटार हो गया, सितार हो गया, वायलिन हो गया। इसमें स्टूडेंट्स हमारे पास एक जो बहुत ही पॉपुलर स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है उसका नाम है संतूर, और ये कश्मीर के अंदर बहुत ज्यादा बजाया जाता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि हमारे पास में एक और इंस्ट्रूमेंट है जिसे कहते हैं कमाइचा। कमाइचा जो है स्टूडेंट्स, ये एक ल्यूट होती है। लूट स्टूडेंट्स इज अ टाइप ऑफ वीणा। ठीक है, ये एक टाइप ऑफ वीणा होती है, ये स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट है। और कमाइचा जो है ये इतनी पॉपुलर क्यों है? क्योंकि ये राजस्थान की कम्युनिटी से एसोसिएटेड है, जिसे हम कहते हैं मांगियार कम्युनिटी। ये जो मांगियार कम्युनिटी है ये कमाइचा बजाती है और ये काफी पॉपुलर है राजस्थान के अंदर। स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट के अलावा हमारे पास विंड इंस्ट्रूमेंट है, जिसके अंदर हमारे पास क्या आ गई, जैसे शहनाई हो गई, फ्लूट हो गई, जिनमें हम फूक मार के हवा के थ्रू म्यूजिक निकालते हैं। तो इसके अंदर हमारे पास शहनाई है या मंगल विद्या है। मंगल विद्या या शहनाई जो है, इसको उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जो है, इन्होंने बहुत ज्यादा पॉपुलराइज किया था। और आगे जाके हम देखते हैं बहुत ही पॉपुलर शहनाई वादक जो है हमारे पास, उसके अंदर है पंडित अनंतलाल और पंडित दया शंकर। इसके अलावा स्टूडेंट्स हमारे पास होते हैं परकशन इंस्ट्रूमेंट्स। परकशन इंस्ट्रूमेंट्स कौन से होते हैं? जिसमें हम इंस्ट्रूमेंट के ऊपर ऐसे मारते हैं और फिर जो है साउंड प्रोड्यूस होती है, जैसे कि हमारे पास हो गया तबला। तो हमारे पास तबला है, तबला जो होता है इसके अंदर दो सेट होते हैं, जैसे कि आपके पास इस फोटो में दिए हुए हैं। इनको हम कहते हैं ऊर्ध्वक ड्रम्स। इसमें जो राइट साइड होता है, राइट साइड वाले को हम कहते हैं तबला, और लेफ्ट साइड वाला जो होता है इसको बयान या फिर डग्गा कहा जाता है। प्रोमिनेंट म्यूजिशियंस जो तबला बजाते हैं स्टूडेंट्स, उसमें हमारे पास है उस्ताद अली राखा खान। उसके अलावा हमारे पास है जाकिर हुसैन, शफत अहमद और समता प्रसाद। फिर स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं सॉलिड इंस्ट्रूमेंट्स। सॉलिड इंस्ट्रूमेंट्स में क्या होता है, इस इंस्ट्रूमेंट के दो पार्ट होते हैं और उनको आपस में एक दूसरे से भिड़ाया जाता है और उससे हम देखते हैं कि भाई म्यूजिक निकल रहा है। इसके कुछ पॉपुलर एग्जाम्पल्स हैं मंजीरा, जल तरंग, झांझ और खरतल। झांझ जो है स्टूडेंट्स, ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम देखते हैं हमारे पास एक एग्जाम्पल है, यानी कि हमारे पास सन टेम्पल जो है कोणार्क का, उसके अंदर हमारे को एक बड़ा स्कल्पचर मिलता है एक फीमेल प्लेयर का, जो कि झांझ बजा रही है, और ये अप्रोक्सीमेटली 8 फीट का है साइज में। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है कि भाई कोणार्क सन टेम्पल से हमें एक स्कल्पचर मिलता है एक फीमेल का, वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजा रही है। तो यहाँ पे आंसर होगा झांझ, इसलिए आपको इस पॉइंट को याद रखना है। यहाँ पे स्टूडेंट्स ये जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इनके लिए मैं आपको बताना चाहूंगी, इस इंफॉर्मेशन को मैंने अगेन सीसीआरटी से आपके लिए लिया है।
सीसीआरटी के स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो सीसीआरटी गवर्नमेंट की है, जैसा कि मैंने आपको बताया गवर्नमेंट छाप रही है इसे, इस वजह से हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। यहाँ पे स्टूडेंट सीसीआरटी के अंदर से मैंने आपके लिए स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स की लाइन ली है कि कमाइचा एक टाइप ऑफ ल्यूट है, ल्यूट एक टाइप ऑफ वीणा होती है जिसको मांगियार कम्युनिटी बजाती थी राजस्थान में। ये स्टूडेंट्स इस पॉइंट पे मैं आपको इसलिए फोकस करा रही हूँ क्योंकि 2014 में हमारे पास एक क्वेश्चन आया कि there is a community known as Mangyars and they are well known for what in the given below options। तो ये जो लाइन है सीधे सीसीआरटी से ली गई है और नितिन सिंघानिया क्या है, बहुत ही बल्कि बुक है, जरूरी नहीं है उसके अंदर जो इतने सारे पॉइंट्स इन्वॉल्व किए गए हैं वो क्या करते हैं हर साल जो क्वेश्चन आता है उसको ऐड करते रहते हैं, इस वजह से 500-600 पेज की बुक हो गई है। इतनी मोटी बुक हम पढ़ नहीं सकते हैं सिर्फ आर्ट एंड कल्चर जिसके 4 या 5 क्वेश्चन आएंगे उनके लिए, इसलिए सीसीआरटी एक पतली सी किताब है, मोर ओवर इसको गवर्नमेंट छापती है, इसलिए इसके पॉइंटर्स में से सीधे क्वेश्चन आना ज्यादा लाइकलीहुड है उसकी। तो यहाँ पे हम देखते हैं ये जो क्वेश्चन है, मांगियार कम्युनिटी क्या है भाई, इट इज अ म्यूजिकल ट्रेडिशन ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया, इट्स अ म्यूजिकल कम्युनिटी एंड हेंस आवर फाइनल आंसर विल बी ऑप्शन बी। पॉइंट इस क्वेश्चन को यहाँ पे रखने का ये था जिससे आपको ये समझ में आ जाए स्टूडेंट्स कि कई लाइन सीधे सीधे सीसीआरटी से उठाई जाती हैं और उनसे आपको क्वेश्चंस मिल जाते हैं पेपर के अंदर। इसी के साथ स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं और म्यूजिक के कुछ कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश करते हैं कि भाई म्यूजिक के अंदर कॉन्सेप्चुअली क्या होता है। सो बेसिकली स्टूडेंट्स म्यूजिक के अंदर 3 मेन पिलर्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं राग, ताल और स्वर, जो कि म्यूजिक की एनाटमी को बनाते हैं। जैसे इंसान की एनाटमी होती है, उसकी बॉडी होती है, उसी तरह से म्यूजिक की जो एनाटमी होती है उसके 3 पिलर होते हैं, राग, ताल और स्वर। स्वर की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स तो स्वर क्या होता है, स्वर होता है पिच या टोन। हिंदू माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग ये कहा जाता है कि ओम जो साउंड है, द साउंड दैट परवेड्स द यूनिवर्स, दिस हैज गिवन बर्थ टू द पिच और टोन विच इज नोन एज स्वर। स्वर की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स तो हमारे पास मेजरली 7 स्वर हैं, स्वर सप्तक जिसे कहते हैं, जो कि हमें कालिदास के काम में से पहली बार मेंशन होके मिलता है। तो ये जो स्वर सप्तक है इसके अंदर क्या क्या आता है, सा, रे, गा, मा, पा, धा और नी, और अगर इसको ऑक्टेव बनाएंगे तो इसमें एंड में सा और वापस से आगे। यहाँ पे स्टूडेंट्स ये जो सप्तक है इसको कलेक्शन बोलते हैं हम 7 स्वरों का, जिनका डिस्कशन हम कर चुके हैं। और इसके लिए इन्फ्लुएंस कहाँ से इसके ऊपर बोलते हैं, जो प्रिमिटिव साउंड है हमारी ओम की, उसने स्वर को जो है जन्म दिया था। स्वर के बाद स्टूडेंट्स हमारे पास आती है राग, और राग जो होती है वो सिंपली एक मेलोडी या ट्यून होती है। राग जो है इसको स्वर का कॉम्बिनेशन माना जाता है और हर राग में एटलीस्ट 5 स्वर यूज किए जाते हैं। अगर हम राग की बात करें स्टूडेंट्स तो हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक में 6 मेन राग हैं जिनको हम कहते हैं भैरवी, हिंडोल, मेघा, श्री राग, दीपक एंड मलकौस। तो ये जो 6 मेन राग हैं इनके नाम आपको जरूर से याद रखने हैं, और सिंप्लीफाइड वर्जन में राग का मतलब क्या होता है, ये एक मेलोडी या एक ट्यून होती है। राग के अलावा जो तीसरा पिलर है स्टूडेंट्स हमारा वो है ताल। ताल की अगर हम बात करें तो ताल इज अ रिदमिक टेम्पो और द ग्रुपिंग ऑफ बीट्स। ये साइक्लिकल होती हैं जिसमें हम देखते हैं एक बीट है वो 3 4 5 चल रही है एक साथ, एक साइकिल चल रही है बीट की, फिर वो एक बार को रुकती है और फिर उसका साइक्लिकल रिपीटेशन होता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि रिदमिक साइकिल होती है जो 3 से 108 बीट की होती है। तो एक बीट है जिसको हमने 3 बार बजाया फिर उसका रिपीटेशन होगा, तो इस तरह से साइक्लिकल, रिदमिक साइक्लिकल होती है, और उससे जो बीट निकल के आती है, जो टेम्पो बनती है, उसको हम कहते हैं ताल। तो ये हमारे 3 टेक्निकल टर्म्स हैं जो कि म्यूजिक से एसोसिएटेड हैं। इनकी बहुत डेप्थ इंफॉर्मेशन की कोई जरूरत नहीं है, उसके लिए हमें प्रॉपर म्यूजिशियन बनना पड़ेगा। यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से स्टूडेंट्स हमें बस इनकी बेसिक डेफिनेशन याद रखनी है। नाउ स्टूडेंट्स इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और अब हम हमारा प्रॉपर डिस्कशन करेंगे सो एज टू व्हाट इज हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक एंड व्हाट इज कार्नेटिक म्यूजिक। जैसा कि स्टूडेंट्स हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास में अब 2 सिस्टम्स हैं म्यूजिक के, एक है हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक और दूसरा है कार्नेटिक म्यूजिक। हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक की अगर हम बात करें तो ये पूरे इंडिया पे अप्लाई करता है एक्सेप्ट साउथ इंडिया, बिकॉज देयर इट इज कार्नेटिक म्यूजिक विच इज कन्फाइंड टू कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एंड केरला। ये स्टूडेंट्स ये जो डिवीजन है जैसे कि हमने डिस्कस किया था ये 14th सेंचुरी के अंदर डिवीजन हो गया था। अब हम दोनों के की फीचर्स जो हैं उनका डिस्कशन कर लेते हैं।
हिंदुस्तानी म्यूजिक की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो इसको दो कैटेगरीज में तोड़ा जा सकता है, अनिबद्ध एंड निबद्ध संगीत। अनिबद्ध संगीत क्या होता है, जो कि किसी मीनिंगफुल वर्ड या ताल से बाउंडेशन नहीं रखता है, इसको हम फाइनेस्ट फॉर्म ऑफ अलाप बोलते हैं। तो हम कहते हैं ना, कोई राग अलाप रहा है, तो इसके अंदर हम क्या कहते हैं भाई, शब्द जो हैं, जैसे आज के जो सॉन्ग्स होते हैं उनके अंदर बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, वर्ड से बाउंड होता है, उसके अंदर एक बीट, एक ताल होती है, जिससे वो रिस्ट्रिक्टेड होता है ऑल टुगेदर। ऑन दी अदर हैंड अगर हम अनिबद्ध की बात करें, तो इसके अंदर कोई वर्ड्स नहीं होते, मीनिंगफुल वर्ड्स नहीं होते, ताल की तरह ये ताल नहीं होती, इसमें आप एक अलाप करते हैं राग का। तो दैट इज वाई अनिबद्ध जो है, इसके अंदर ये दोनों फीचर्स नहीं होते। अगर हम निबद्ध सॉन्ग्स की बात करें, तो उनको कहा जाता है प्रबंध। एक जेनेरिक टर्म है ये, जो कि निबद्ध सॉन्ग्स को बताने के लिए होती है, जिसे हम कहते हैं प्रबंध। और इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल हमारे पास है, दीज आर दी कॉम्पोजिशंस ऑफ जयदेव। जयदेव की बात करें तो भक्ति पीरियड के अंदर बहुत पॉपुलर हुए थे स्टूडेंट्स ये, और इनका जो मेजर काम है वो है गीत गोविंद, और इनके सॉन्ग्स को हम कहते हैं अष्टपदी। तो यहाँ पे हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक के दो फॉर्म्स, अनिबद्ध क्या होता है, निबद्ध क्या होता है, इसे हमें याद रखना है। इसके आगे स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि आगे जाके हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक की दो सिंगिंग स्टाइल्स बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गई, एक है ध्रुपद और दूसरी है ख्याल। ध्रुपद की अगर हम बात करें, तो ये अर्ली मिडिवल एरा से स्टार्ट होकर मिडिवल एरा के अंदर बहुत ही अच्छा शेप ले लेती है, यानी कि पॉपुलर हो जाती है। यहाँ पे ध्रुपद जो है, इसकी 17th 18th सेंचुरी तक बहुत पॉपुलैरिटी थी, लेकिन जब ख्याल का डेवलपमेंट पॉपुलर होता है अंडर मोहम्मद शाह सेकंड, मोहम्मद शाह रंगीला, तो हम देखते हैं कि उस टाइम के अंदर ख्याल धीरे धीरे ध्रुपद को रिप्लेस कर देता है, क्योंकि ख्याल ज्यादा एंटरटेनिंग है। ध्रुपद के कम एंटरटेनिंग होने का कारण ये है कि ध्रुपद जो है वो बहुत डिवोशनल और स्पिरिचुअल म्यूजिक है ऑल टुगेदर। यहाँ पे एंटरटेनमेंट पर्पस नहीं है, बट द आइडिया इज टू इंड्यूस फीलिंग्स ऑफ पीस एंड स्पिरिचुअलिटी इन द लिसनर। तो यहाँ पे नेचर कैसा है इसका, डिवोशनल है, इसके अंदर आप देखेंगे स्पिरिचुअल क्वालिटी है ध्रुपद के अंदर। इसको फॉर्म ऑफ वर्शिप की तरह यूज किया जाता था, जो कि टेम्पल के अंदर गाया जाता है। आप देखेंगे ध्रुपद जो है वो इनिशियली सिर्फ टेम्पल्स में गाया जाता था, और जो सिंगर था वो भगवान की मूर्ति को देख के गाना गाता था, ना कि ऑडियंस के लिए गाना गाया करते थे। ध्रुपद का जो फॉर्म है स्टूडेंट्स, इसको ग्वालियर के जो महाराजा थे मान सिंह तोमर, उन्होंने बहुत ज्यादा पेट्रोनाइज किया, जिसकी वजह से ये पॉपुलर हो गया। लेकिन ध्रुपद के बाद में हम क्या देखते हैं कि ख्याल आता है, और ख्याल जो है वो धीरे धीरे इसको रिप्लेस करता है। ध्रुपद को रिप्लेस करने का कारण क्या रहा, डिवोशनल है, उसके अलावा इट वॉज अ वेरी सोफेस्टिकेटेड फॉर्म ऑफ क्लासिकल म्यूजिक, एंड इट्स नॉट समथिंग दैट कुड हैव गेन्ड वाइड पॉपुलैरिटी, जिसके अंदर हम देखिए मासेस इससे ज्यादा अट्रैक्ट हो जाए। ध्रुपद के अंदर रेस्ट्रिक्शंस भी बहुत है, फॉर इंस्टेंस राग की प्योरिटी आपको मेंटेन करनी है, इसके अंदर आप कोई चेंजेस नहीं कर सकते। जैसा कि मैंने आपको बताया, मान सिंह तोमर ने एक तो इसको सबसे ज्यादा पेट्रनेज दी है, और आगे जाके मुगल और राजपूत किंग्स जो हैं वो इसको बहुत ज्यादा पेट्रनेज देते हैं। लेकिन जब ख्याल पॉपुलर होने लगता है, तो ध्रुपद जो है डिक्लाइन कर जाता है। ख्याल के पॉपुलर होने का मेन कारण ये था स्टूडेंट्स की इसकी जो मेजर थीम है वो है रोमांस। इट इज मोर रोमांटिक, एंड दैट इज व्हाई इट गॉट मोर पॉपुलैरिटी, एंड द मासेस कुड अंडरस्टैंड इट इन अ मच बेटर सेंस एंड कनेक्ट विद इट। ख्याल की अगर हम बात करें, तो एक पर्शियन टर्म है जिसका मतलब होता है इमेजिनेशन। इसको सबसे पहले इम्पेटस दिया गया था अमीर खुसरो के द्वारा इन 13th सेंचुरी। आगे जाके हम देखते हैं हमारे पास एक शर्की रूलर है मोहम्मद शर्की, जो ख्याल को और ज्यादा पेट्रनेज देते हैं, और इस वजह से 15th सेंचुरी के अंदर ही काफी पॉपुलर हो जाता है। फिर हम फाइनली देखते हैं 18th सेंचुरी में मोहम्मद शाह रंगीला के कोर्ट में सदरंग और अदरंग बैठे हैं, जिनके अंडर ख्याल और भी ज्यादा पॉपुलर हो जाता है। तो ख्याल की हम बात करें, ख्याल अगर हम एक सॉर्ट ऑफ कंपैरिजन बनाए ख्याल और ध्रुपद के बीच में, तो ख्याल का नेचर कैसा है, दीज आर रोमांटिक सॉन्ग्स, जबकि अगर हम ध्रुपद की बात करें, दीज आर डिवोशनल। ख्याल की बात करें तो ये 18th सेंचुरी के बाद पॉपुलैरिटी इसकी इंक्रीज हो रही है, जबकि ध्रुपद जो है 18th सेंचुरी में कंप्लीटली रिप्लेस हो जाएगा, इसकी जगह ख्याल ज्यादा पॉपुलर हो जाएगा। ध्रुपद की अगर हम बात करें, तो इसको कौन पॉपुलराइज कर रहे हैं, इसको पॉपुलराइज किया है मान सिंह तोमर ने, जो कि ग्वालियर के राजा थे। जबकि ख्याल की अगर हम बात करें, तो सबसे पहले इसको पॉपुलर किया अमीर खुसरो ने, फिर मोहम्मद शर्की की रेन में हम देखते हैं कि दिल्ली में ख्याल पॉपुलर हुआ, और आगे जाके इसके दो मेजर आर्टिस्ट बनते हैं सदरंग और अदरंग, जो कि किसके कोर्ट में बैठे हैं, ये बैठे हैं मोहम्मद शाह रंगीला के कोर्ट में। तो ये यहाँ पर ज्यादा पॉपुलर हो जाता है।
ख्याल की जो कॉम्पोजिशन होती है स्टूडेंट्स, इसके लिए एक टर्म यूज करी जाती है जिसे कहते हैं बंदिश। तो ख्याल का जो गाना हुआ उस गाने को हम कहते हैं कि बंदिश है। ठीक है। यहाँ पे स्टूडेंट्स हम देखते हैं ख्याल के अंदर जो है घराना डेवलप होते हैं, जैसे हमने कथक में देखे थे, मैंने आपको बताया था। आगे जाके हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक के अंदर जब हम म्यूजिक का डिस्कशन करेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी कि यहाँ भी घराना होते हैं, और इसी से इंस्पायर होकर हमें कथक में भी घराना मिलते हैं। तो ख्याल और ध्रुपद जो हैं दोनों के अंदर हमें घराना मिलते हैं, विच आर स्कूल्स ऑफ सिंगिंग। जैसे कथक में स्कूल्स ऑफ डांसिंग हो गए, जिसमें एक पर्टिकुलर एरिया ने अपने कुछ और स्पेसिफिक फीचर्स डेवलप करके उसे घराना डिक्लेयर कर दिया। उसी तरह से ख्याल और ध्रुपद के अंदर स्कूल्स ऑफ सिंगिंग होते हैं, और दीज आर पेट्रोनाइज्ड बाय इंडिविजुअल पेट्रन्स और बाय किंग्स और बाय द नोबिलिटी। इस कॉन्टेक्स्ट में स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि कुछ वेल नोन घराना जो हैं हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक के, वो हैं आगरा, ग्वालियर, इंदौर, जयपुर, किराना एंड पटियाला। ख्याल जो है स्टूडेंट्स, इसके घराना हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ध्रुपद के आपको इतने याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन ख्याल जो कि अभी भी कंटेम्प्रेरी टाइम्स में काफी पॉपुलर है, तो इस कॉन्टेक्स्ट में आप देखेंगे स्टूडेंट्स, ख्याल जो है वो सबसे ज्यादा डेवलप होता है ग्वालियर घराना के अंदर, जो कि इसका ओल्डेस्ट है। इसके अलावा हमारे पास आगरा घराना है, जो कि खुदा बख्श ने ही वॉज द फाउंडर ऑफ द आगरा घराना। देन वी हैव पटियाला घराना, जिसको पॉपुलराइज किया था बड़े फतेह खान और अली बख्श खान ने, और इन्होंने इस घराना को 19th सेंचुरी के अंदर स्टार्ट किया था। तो हम इसके घराना पे ज्यादा क्यों फोकस करें इंस्टेड ऑफ ध्रुपद, क्योंकि ध्रुपद रिप्लेस हो चुका है 18th सेंचुरी आते आते, ध्रुपद खत्म ही हो गया ऑलमोस्ट। और हम देखते हैं ख्याल ज्यादा पॉपुलर हो गया, और ये सारे घराना और इनको किसने फाइंड किया ओवर द फाउंडर्स, उन सब के नाम हमारे को याद रखना जरूरी है। इसी के साथ स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं और कुछ सेमी क्लासिकल स्टाइल्स देखते हैं जिनके अंदर हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक का इन्फ्लुएंस है, बट एट द सेम टाइम दे आर नॉट बाउंड बाय द एक्सेसिव रूल्स एज वी हैव इन हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक। देयर इज स्कोप ऑफ improvisation. So since there is scope of improvisation, that is why they are neither completely folk nor they are completely classic. They are somewhere in the middle and they are known as semi-classical styles. When we talk about semi-classical style students, we have ठुमरी, then we have टप्पा and the third one is गजल। तो ये हमारे पास तीन स्टाइल है, इनको हम वन बाय वन पढ़ लेते हैं। ठुमरी की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो इसका ओरिजिन उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता है, और इसकी जो की थीम्स हैं उसके अंदर हम देखते हैं राधा और कृष्णा जो हैं इनकी लाइफ से एसोसिएटेड एपिसोड्स को गाया जाता है। यहाँ पे ठुमरी की अगर हम बात करें तो इसमें राग की मिक्सिंग चल रही है। आप देख सकते हैं हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक में क्या है, राग की मिक्सिंग नहीं कर सकते, प्योरिटी मेंटेन करनी पड़ेगी, खास करके ध्रुपद में। लेकिन यहाँ पे ये सेमी क्लासिकल स्टाइल है जिसमें कुछ रूल्स भी हैं, बट एट द सेम टाइम इम्प्रोवाइजेशन का स्कोप भी है, इसलिए मिक्स्ड राग बनाते हैं एंड इट इज मच फ्रीयर फॉर्म देन ख्याल। ख्याल की तरह रेस्ट्रिक्शंस नहीं है इसके अंदर। दो घराना जिनके अंदर ठुमरी स्टाइल ऑफ सिंगिंग पॉपुलर हुई स्टूडेंट्स, वो है बनारस और दूसरा है लखनऊ। नेक्स्ट आते हैं टप्पा पे। टप्पा की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो इसका ओरिजिन फोक सॉन्ग से माना जाता है जो कि नॉर्थ वेस्ट इंडिया के कैमल राइडर्स के अंदर पॉपुलर थे। पेट्रनेज की बात करें स्टूडेंट्स, तो टप्पा को बहुत ज्यादा पेट्रोनाइज किया है मोहम्मद शाह रंगीला ने, और आगे जाके इसको सेमी क्लासिकल का दर्जा मिल गया, यानी कि इसके अंदर कुछ क्लासिकल स्टाइल भी है और कुछ इसमें फोक का एलिमेंट भी है, जैसा कि हम इसके ओरिजिन से देख सकते हैं। टप्पा के बाद स्टूडेंट्स हमारे पास आती है गजल। गजल की अगर हम बात करें तो गजल इज बेसिकली पोइट्री फॉर्म के अंदर इसका कॉम्पोजिशन होता है, और ये इंडिया में नहीं बल्कि ईरान में इसका ओरिजिन हुआ था। पेट्रनेज की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, गोलकोंडा और बीजापुर के जो रूलर्स थे उन्होंने गजल फॉर्म ऑफ सिंगिंग को बहुत ज्यादा पॉपुलराइज किया, बहुत ज्यादा पेट्रनाइज किया। इसकी जो पीक है, जो इसका बेस्ट टाइम आता है, वो 18th से 19th सेंचुरी के बीच में आता है, जिसको इसका गोल्डन पीरियड माना जाता है, जहां पे हम देखते हैं दिल्ली और लखनऊ के अंदर गजल स्टाइल ऑफ सिंगिंग बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गई। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम एक क्विक रिकैप ले हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक का, तो इसमें हमने देखा दो टाइप्स ऑफ सॉन्ग्स होते हैं, अनिबद्ध और नेक्स्ट है हमारे पास निबद्ध। अनिबद्ध की बात करें तो ये किसी भी तरह के वर्ड्स या ताल से रेस्ट्रिक्टेड नहीं है, ठीक है, इट्स द फाइनेस्ट फॉर्म ऑफ आलाप। निबद्ध जो है, इसके लिए जेनरिक टर्म जो यूज होती है उसे हम क्या कहते हैं, प्रबंध सॉन्ग्स, उन्हें हम कहते हैं प्रबंध सॉन्ग्स, और इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या था, जयदेव की गीत गोविंद। इसके अलावा स्टूडेंट्स हमने देखा कि हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक में दो मेजर स्टाइल्स ऑफ सिंगिंग क्या होती हैं, ध्रुपद और दूसरी होती है ख्याल।
ध्रुपद की अगर हम बात करें तो इसका पॉपुलैरिटी डिक्लाइन हो गया जब ख्याल का पॉपुलैरिटी इंक्रीज हो गया। मेन कारण इसका क्या है, थीम है। जहां ये स्पिरिचुअल है और टेम्पल में गाया जाता था, उसकी जगह ख्याल की अगर हम बात करें तो ये रोमांटिक है और कोर्ट के अंदर ज्यादा गाया जाता था, पब्लिक इससे ज्यादा कनेक्ट कर पा रही थी। फिर हमने स्टूडेंट्स कुछ सेमी क्लासिकल स्टाइल्स देखी जो कि हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक का पार्ट रही हैं। इनके अंदर कुछ एलिमेंट फोक के हैं, कुछ एलिमेंट क्लासिकल सिंगिंग के हैं। इसके अंदर हमारे पास है ठुमरी, ठुमरी के अलावा हमारे पास है टप्पा, और टप्पा के अलावा हमारे पास है गजल। तो ये हमारा एक क्विक रिकैप हो गया। यहाँ पे स्टूडेंट्स ख्याल जो है, इसमें जो मेजर घरानाज हैं उनके नाम और उनके फाउंडर के नाम भी आपको याद रखने जरूरी रहेंगे। इसी के साथ स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स द सेकंड स्टाइल ऑफ क्लासिकल सिंगिंग विच इज कार्नेटिक म्यूजिक। कार्नेटिक म्यूजिक की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स तो हम इसके अर्लीस्ट लिटरेरी रेफरेंसेस जो हैं वो 3 किताबों में मिलते हैं। एक है सिलापद्दिकरम जो कि हमारे संगम लिटरेचर का पार्ट थे। संगम लिटरेचर में ट्विन एपिक्स हैं, सिलापद्दिकरम और मणिमेकले। उसमें से सिलापद्दिकरम जो है इसको लिखा था इलांगो अदिगल ने, और यहां पर हमारे को कार्नेटिक म्यूजिक का रेफरेंस देखने को मिलता है। उसके अलावा हमारे पास है तोलकापियम जो कि तोलका पियर ने लिखी थी, और ये जो किताब है इट इज अ बुक ऑन तमिल ग्रामर। इसमें भी हमारे को कार्नेटिक म्यूजिक के रेफरेंसेस मिलते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स वी हैव कलडम। कलडम वाज रिटन बाय अ मैन नेम्ड कलडर, और इसकी अगर हम बात करें तो ये पांड्या किंग्स के ऊपर किताब है। इट इज अबाउट पांड्या किंग्स, और इसके अंदर भी हमें कार्नेटिक म्यूजिक का इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है, रेफरेंसेस मिलते हैं हमें कार्नेटिक म्यूजिक के। जैसा कि मैंने आपको बताया स्टूडेंट्स, इंडिया के अंदर 13th सेंचुरी तक मोर और लेस पूरी देश का जो म्यूजिक था वो यूनिफॉर्म था, लेकिन 14th सेंचुरी आते आते हम देखते हैं कि कार्नेटिक म्यूजिक अपनी खुद की लाइंस पे डेवलप होने लगा, जबकि हिंदुस्तानी म्यूजिक जो है वो बाकी पूरे इंडिया के लिए पॉपुलर हो गया, और इसके अंदर इंडियन और इस्लामिक स्टाइल दोनों का सिंथेसिस हो गया। कार्नेटिक के ऊपर कोई और इन्फ्लुएंस नहीं है, हिंदुस्तानी पे हमें इस्लामिक इन्फ्लुएंस भी देखने को मिलता है। इसी के साथ स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कार्नेटिक म्यूजिक के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट कंपोजर्स कौन से थे। यहाँ पे स्टूडेंट सबसे पहले इंपॉर्टेंट कंपोजर हमारे पास जो है इनका नाम है पुरंदर दास। पुरंदर दास की अगर हम बात करें तो ये 15th सेंचुरी के कार्नेटिक म्यूजिक कंपोजर थे, और इनको पॉपुलरली कार्नेटिक संगीत पितामह भी कहा जाता है। और इससे हमें पता चल जाता है कि भाई ये वो इंसान है जिनके अंडर कार्नेटिक म्यूजिक सबसे ज्यादा डेवलप हुआ और सबसे ज्यादा पॉपुलर हुआ। स्टूडेंट्स इन्होंने एक स्केल बनाई थी। स्केल क्या होती है, स्केल हमारे को राग बनाने में हेल्प करती है। तो एक स्केल के अंदर सेट ऑफ नोट्स होते हैं जो कि टिपिकल ऑर्डर में अरेंज्ड होते हैं, जिनकी वजह से मेलोडी बनती है और म्यूजिकल मोटिव्स बनते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं स्केल जो है इट इज रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू क्रिएट अ राग। और यहाँ पे अगर हम पुरंदर दास की बात करें तो इन्होंने एक स्केल निकाली थी जिसे कहते हैं मालवगोला स्केल, विच वॉज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कार्नेटिक म्यूजिक, और कार्नेटिक म्यूजिक में इसको यूज करके बहुत सारी नई राग बनाई गई हैं। पुरंदर दास के बाद जो हमारे पास दूसरे इंपॉर्टेंट कार्नेटिक म्यूजिक की पर्सनालिटी आते हैं वो है अन्नमाचार्य। अन्नमाचार्य की बात करें तो ये भी 15th सेंचुरी के एक सेंट हैं, और इनको वन ऑफ द अर्लीस्ट नोन म्यूजिशियंस माना जाता था जिन्होंने संकीर्तन कंपोज किए हैं। आगे जाके संकीर्तन जो है ये शंकर देव के साथ एसोसिएट होने लगेंगे, जो कि कौन है, ही इज अ वेरी पॉपुलर भक्ति सेंट फ्रॉम असम। तो संकीर्तन इनके अंडर पॉपुलराइज हुए, लेकिन हम देखते हैं ही वॉज ऑल्सो वन पर्सन, अन्नमाचार्य वॉज ऑल्सो वन पर्सन अंडर हुम संकीर्तनास वर कंपोज्ड एट द मोस्ट अर्लीस्ट टाइम। अन्नमाचार्य के कॉम्पोजिशंस की अगर हम बात करें तो ये डिवोशनल है, और ये गॉड वेंकटेश्वर जो कि विष्णु जी का एक फॉर्म है, उनकी प्रेज में डिवोशनल पोएट्री लिखा करते थे और उसे गाया करते थे। अन्नमाचार्य के बाद स्टूडेंट्स हमारे पास जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी आते हैं इनका नाम है वेंकटमही। वेंकटमही की अगर हम बात करें तो इन्होंने भी 72 मेलाकर्तास आर नथिंग बट स्केल्स, इनको इंट्रोड्यूस किया था अपनी एक किताब में जिसका नाम है चतुर्दंडी प्रकाशिका, और ये जो किताब है 1620 के अंदर पब्लिश हुई थी। ये जो किताब है स्टूडेंट्स जिसमें इन्होंने 72 स्केल्स बनाई हैं, इंट्रोड्यूस करी हैं, इनको आगे जाके कार्नेटिक म्यूजिक के एक बहुत ही पॉपुलर म्यूजिशियन है त्यागराजा, वो इन स्केल्स को यूज करके बहुत सारी नई राग बनाते हैं। व्हाई? बिकॉज स्केल्स आर रिक्वायर्ड टू क्रिएट न्यू राग्स। तो यहाँ पे वेंकटमही की राग से, स्केल से इंस्पिरेशन लेके नई राग किसने बनाई है, त्यागराजा ने बनाई है।
इन तीन पर्सनालिटीज के बाद स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि 18th सेंचुरी के अंदर सबसे गोल्डन पीरियड आता है कार्नेटिक म्यूजिक का, जहां पे तिरुवरुर पे हम देखते हैं एक म्यूजिकल ट्रिनिटी बैठी है इन द नेम ऑफ त्यागराजा, मुत्तुस्वामी दीक्षितर एंड श्यामा शास्त्री. So the 18th century is the most golden period for Carnatic music because we see the birth of musical trinity at Tiruvarur. And who are these three people? These are Tyagaraja, Muthuswami Dikshitar and Shyama Shastri, जो कि एक डायनामिक एरा लेकर आएंगे कार्नेटिक म्यूजिक के अंदर. इस कॉन्टेक्स्ट में इन तीनों के बारे में भी बात कर लेते हैं कि भाई इन्होंने किस तरह की कॉम्पोजिशन की या इनकी जो कॉम्पोजिशन हैं वो कौन से भगवान को डिवोटेड थी. त्यागराजा की स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो हम देख चुके हैं ऑलरेडी कि 72 मिलाकर्तास जो कि वेंकट मही ने बनाई थी उनको यूज करके इन्होंने बहुत सारी नई राग बनाई हैं. इसके अलावा स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि इनकी जो डिवोशनल कॉम्पोजिशंस थी दे वर इन प्रेज ऑफ लॉर्ड राम. देन वी हैव मुत्थुस्वामी दीक्षितर. अगर हम इनकी बात करें स्टूडेंट्स तो इन्होंने एक पेन नेम ले रखा था गुरु गुहा और इस नाम को यूज करके ये अपने कॉम्पोजिशंस को पॉपुलराइज किया करते थे. इसके बाद हमारे पास है श्याम शास्त्री, जिनको इन दोनों के कंपैरिजन में ओल्डर माना जाता है एज में, और इनकी जो कॉम्पोजिशंस थी ये गॉडेस कामाक्षी जो कि शक्ति कल्ट का एक लोकल मैनिफेस्टेशन है साउथ इंडिया में, इनके ऊपर ये लिखा करते थे पोइट्री. तो ये स्टूडेंट्स एक यूनिक एग्जाम्पल है. अभी तक हमने जनरल जो थीम्स देखी वो या तो वैष्णवाइट होती हैं या फिर वो शैवाइट होती हैं. तो यहाँ पर हम देख रहे हैं एक डिस्टिंक्ट टूर ली जा रही है. गॉडेस कामाक्षी जो है इनको प्रेज किया जा रहा है एंड एज अ रिजल्ट इनका ये जो डिवोशनल पोएट्री है इसको हमें जरूर याद रखना है. मोर ओवर स्टूडेंट्स आप देखेंगे जो कार्नेटिक म्यूजिक की ट्रिनिटी है इट इज ऑल्सो कंटेम्प्ररी टू द ट्रिनिटी इन यूरोप, the classical age of music in Europe. These people are contemporary to them. तो यूरोप के अंदर सेम टाइम पे हमारे पास बीथोवन, मोजार्ट और वैगनर बैठे हैं. इनके अलावा हमारे पास में हेडन भी हैं. तो आप देखेंगे कि ये सारे लोग जो हैं इनको माना जाता था इस टाइम पे यूरोपियन क्लासिकल सिंगर सबसे पॉपुलर. तो इन्हीं के कंटेम्प्ररी हैं कौन? मुत्तुस्वामी दीक्षितर, त्यागराजा और श्याम शास्त्री. इस पॉइंट को हम सीधे स्टेटमेंट बेस में भी देख सकते हैं कि भाई विद रिस्पेक्ट टू कार्नेटिक म्यूजिक कंसिडर द फॉलोइंग पर्सनालिटीज. और आपको कोई भी 3-4 के नाम दे दिए और पूछा गया कि भाई इनमें से बीथोवन के कंटेम्प्ररी कौन है या मोजार्ट के कंटेम्प्ररी कौन है, तो इस तरह से क्वेश्चन बन के आ सकता है. इसके अलावा स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि हमारे पास 20th सेंचुरी की एक किताब है जिसका नाम है संगीत संप्रदाय प्रदर्शनी. संगीत संप्रदाय प्रदर्शनी जो है इसको लिखा था सुब्बराम दीक्षितर ने. और ये जो किताब है स्टूडेंट्स इसमें हमारे को 18th सेंचुरी और 19th सेंचुरी जो थी प्रीसीडिंग सेंचुरी, इनके अंदर क्या टाइप का म्यूजिक बना था, कौन पॉपुलर म्यूजिशियंस और कंपोजर्स थे, इसकी पूरी इंफॉर्मेशन मिलती है. तो प्रोबेबली हमने ये जो सारी इंफॉर्मेशन है इसी किताब से निकाली है. इसी के साथ स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं. आई हैव इन्वॉल्व वन क्वेश्चन, आई हैव इनकॉर्पोरेटेड वन क्वेश्चन फ्रॉम योर प्रीवियस ईयर्स, क्योंकि हम देखते हैं कि भाई हमारे पास में अब कम क्वेश्चन आते हैं इन सब टॉपिक्स के ऊपर, इसलिए हमने स्पेसिफिकली इस क्वेश्चन को यहाँ पर कवर किया है. बेसिकली स्टूडेंट्स आप देखेंगे यहाँ पर हमें कार्नेटिक म्यूजिक के कॉन्टेक्स्ट में 4 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और हमसे पूछा गया है कि भाई इनमें से कौन सा सही है. यहाँ पे पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि त्यागराजा जो डिवोशनल पोएट्री या सॉन्ग्स बनाते थे जिन्हें हम कृतिस कहते हैं, देवर इन प्रेज ऑफ लॉर्ड कृष्ण. अब ये गलत होगा, क्यों? बिकॉज देवर इन प्रेज ऑफ लॉर्ड राम. Apart from that students, the second statement says that त्यागराज created several new राग. ये करेक्ट होगा, क्यों? क्योंकि इन्होंने वेंकटमही की जो 72 मिलाकर्ताज हैं यानी कि जो 72 स्केल्स हैं उनको यूज करके बहुत सारी नई राग बनाई हैं. दैट इज व्हाई दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट. The third statement says that Annamacharya and Tyagaraja were contemporaries. Now this is going to be incorrect. Why? Because Annamacharya is a 15th century saint. He is more contemporary rather to Purandaradas or Venkatamahi. But when you talk about Tyagaraja students, Tyagaraja was from in the era of 1850s to 1750s to 1850s. ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम देखते हैं इनका तो सेंचुरी अलग है. ही इज पॉपुलर इन दी 18th सेंचुरी, तो ये दोनों कंटेम्प्ररी नहीं है. चौथा पॉइंट कहता है कि अन्नमाचार्य के जो कीर्तन थे देवर इन दी प्रेज ऑफ लॉर्ड वेंकटेश्वर. अब ये करेक्ट होगा क्योंकि ही इज अ फॉर्म ऑफ विष्णु और हम देख रहे हैं कि इन्होंने जो डिवोशनल पोएट्री है वो वेंकटेश्वर के प्रेज में बनाई है. इस कॉन्टेक्स्ट में हमारा फाइनल आंसर क्या होगा? सेकेंड एंड फोर्थ ऑप्शन आर करेक्ट, सो आंसर विल बी ऑप्शन बी.
तो यहाँ पे स्टूडेंट्स इसको इनकॉर्पोरेट करने का यही आइडिया था कि आपको अंदाज हो जाए कि भाई अगर म्यूजिक पे क्वेश्चन आएगा भी तो किस लेवल का और किस डेप्थ में आ सकता है। इसी के साथ स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स फोक म्यूजिक। स्टूडेंट्स जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर हम फोक म्यूजिक की बात करें तो फोक म्यूजिक क्लासिकल म्यूजिक से कैसे अलग होता है। क्लासिकल म्यूजिक जो है वो बहुत सारे रूल्स से गवर्नड है विच आर लेड डाउन इन नाट्य शास्त्र एंड दे आर पास्ड ऑन फ्रॉम द गुरु टू द शिष्य वाया द गुरु शिष्य परंपरा। Whereas there is no such tradition in the folk music and there are no hard and fast rules, you can improvise and it is restricted to a specific community altogether. Moreover, when you talk about classical music, it is more about devotion, it's more about spirituality and religious nature. Whereas when we talk about folk music, the themes are very diverse. It can be about harvest, it can have social themes, it can have some historical event. So many themes can be included as a part of folk music. तो ये इनमें की डिफरेंस है। अब स्टूडेंट्स फोक म्यूजिक की बात करें तो इंडिया में हर स्टेट में आप जाएंगे तो बहुत टाइप का फोक म्यूजिक मिलेगा। इसलिए यहाँ पर मैंने क्या किया है, मैंने आपके लिए एक टेबल बना दी है, एक शॉर्ट सी टेबल आपके लिए बना दी है। इसके अंदर आप यूज कर सकते हैं इस इंफॉर्मेशन को और की पॉइंट्स। इसमें भी स्टूडेंट्स मैंने सारे फोक म्यूजिक को नहीं लिया, जो सबसे इंपॉर्टेंट मुझे लगे उनको मैंने यहाँ पर इनकॉर्पोरेट किया है। फॉर इंस्टेंस स्टूडेंट्स अगर आप इस पे ध्यान दें, दिस इज खोंगजोम पारवा। खोंगजोम पारवा जो है स्टूडेंट्स ये फोक म्यूजिक है मणिपुर का। ये जो पर्टिकुलर म्यूजिक है स्टूडेंट्स इट्स अ बैलेड जॉनर। बैलेड जॉनर का मतलब क्या होता है, बैलेड में हम हीरोइक स्टोरीज गाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ था कि खोंजोम जो है वहां पर एक बैटल हुआ था जिसे हम कहते हैं बैटल ऑफ खोंजोम एंड दिस वाज फॉट बिटवीन द ब्रिटिश आर्मी एंड द पीपल ऑफ मणिपुरी एंड द पीपल ऑफ मणिपुर बिकॉज दे वर फाइटिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल। तो ये एक बहुत ही हिस्टोरिक इवेंट था और इसके अंदर हम देखते हैं हीरोइक स्टोरीज हैं कि कैसे मणिपुर के लोगों ने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट रेजिस्टेंस बनाई। तो ये जो पूरी कहानी है इसको गाया जाता है खोंजोम पारवा में। मोर ओवर स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया कि भाई नॉर्थ ईस्ट के जो ट्रेडिशंस हैं उनके ऊपर ज्यादा ध्यान देना है। तो यहाँ पर ये पर्टिकुलर जो पॉइंट है इससे हमें समझ में आ जाता है कि अच्छा अगर कोई ट्राइब का नाम या अगर कोई मेजर इवेंट का नाम जुड़ा हुआ है तो हमें उस पर्टिकुलर पॉइंट को याद रखना है। बैलेट्स की अगर हम और बात करें तो ये रहा हमारे पास एक और, इसे कहते हैं पोवाड़ा। ये महाराष्ट्र से है और यहाँ पे शिवाजी जैसे जो हीरोज हो गए उनके लिए हीरोइक गाने गाए जाते हैं कि कैसे वो एक बहुत बड़े हीरो थे एटसेट्रा। Apart from that, students, you will see we have another folk type of music which is Mando. This is from Goa. यहाँ पर आप देखेंगे पॉलिटिकल रेजिस्टेंस अगेंस्ट पोर्चुगीज रूल। तो यहाँ पे पोर्चुगीज जो है वो पहली यूरोपियन कंपनी थी जो इंडिया के अंदर आ गई थी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कैसे इनके रूल के अगेंस्ट लोकल लोग लड़ रहे थे, इन कहानियों को इसके अंदर गाया जाता है। तो अगर अपने पास किसी ट्राइब का नाम आता है और या अगर अपने पास किसी हिस्टोरिक इवेंट का नाम आता है, मोर ओवर मेन फोकस नॉर्थ ईस्ट और साउथ इंडिया, ठीक है। तो ये चार चीजें हैं जिनके बेसिस पर हम प्रायोरिटाइज करेंगे कि हमें किस तरह के फोक म्यूजिक या फोक डांसेस को याद रखना है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारा इंडियन म्यूजिक का डिस्कशन जो है वो खत्म हो जाता है। अगर हमें क्विक रीकैप लें स्टूडेंट्स तो क्विक रीकैप के तहत आपको क्या क्या याद रखना है, आपको सारे लिटरेरी सोर्सेज याद रखने हैं, ठीक है। लिटरेरी सोर्सेज की कैसे, हमारे पास में इंडस वैली के बाद से हम देखते हैं वैदिक लिटरेचर जो है, वेदास के अंदर क्या रेफरेंस मिल रहा है, गुप्ता पीरियड में कौन म्यूजिक के बारे में लिख रहा है, उसके आगे बृहदेशी क्या थी, ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। तो हमारे पास में ये सब जो किताबें आई हैं, गुप्तास के अंदर कालिदास, कालिदास के अलावा हमारे पास कौन है, वत्स्यायना जिन्होंने क्या लिखी है, कामासूत्र लिखी है। तो ये जितने भी किताबों के मैंने आपको नाम बताए हैं ये याद रखने हैं। इसके आगे स्टूडेंट्स हम देखते हैं मुगल रूलर्स के अंडर म्यूजिक को बहुत पेट्रनेज मिल रही है। एक तो अकबर है जिनके कोर्ट में कौन बैठे हैं, उनके नवरत्न तानसेन। उसके अलावा हमारे पास में है मोहम्मद शाह रंगीला, इनके अंडर अदरंग सदरंग ने क्या किया, कवाली कैसे री इंट्रोड्यूस हुई, ये सारे पॉइंट्स जो हैं आपको ठीक से याद रखने हैं। उसके अलावा हमें एक बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि राग, ताल और स्वर जो तीन बेसिक एलिमेंट्स है अपने, वो क्या होते हैं, इस पॉइंट को आपको याद रखना है। फाइनली स्टूडेंट्स हमने कार्नेटिक और हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक जो है ये देख लिए। रीजन वाइज अगर हम देखें तो ये साउथ इंडिया में पॉपुलर है और ये क्या है, रेस्ट ऑफ इंडिया के अंदर पॉपुलर है। कार्नेटिक म्यूजिक की अगर हम बात करें तो इसमें हमने बहुत सारी पर्सनालिटीज का डिस्कशन किया है, जैसे कि पुरंदरादासा, अनमाचार्य, वेंकटमही, ट्रिनिटी जो हो गई उनकी बात करी हमने। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। अगर हम हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक की बात करें तो इसके अंदर जो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सिंगिंग है, जैसे कि ध्रुपद, ख्याल, उसके अलावा सेमी क्लासिकल स्टाइल्स हो गई, टप्पा,
ठीक है, टप्पा के अलावा हमारे पास में गजल हो गई। ये सारे जो पॉइंट्स हैं इनको याद रखना है, और उसके अलावा ख्याल से एसोसिएटेड जो घराना है उनको याद रखना है। ध्रुपद और ख्याल के अंदर कौन राजाओं ने इनको पेट्रनेज दी, इस तरह के पॉइंट्स को आपको याद रखना है। बिसाइड स्टूडेंट्स, हमने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स का भी डिस्कशन किया था। ऐसे आपको मेजरली इंस्ट्रूमेंट्स के नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप इनकी 4 कैटेगरी याद रख लेंगे। और जो 2 एग्जाम्पल्स हमने लिए थे, एक तो मांगियार कम्युनिटी का, और मांगियार कम्युनिटी के अलावा एक जो वो झांझ प्लेयर है हमारे पास में, कहाँ, सन टेम्पल कोणार्क उड़ीसा में। ये वाले एग्जाम्पल्स जो है इनको आप ठीक से याद रख लेंगे, जिनका बड़ा सारा स्कल्पचर था। तो ये कुछ की पॉइंट्स हैं जिनको हमें म्यूजिक के अंदर याद रखना है। फोक म्यूजिक का अपन डिस्कशन कर ही चुके हैं। फोक म्यूजिक के अंदर ट्राइब, इवेंट और मेन फोकस नॉर्थ ईस्ट इंडिया और साउथ इंडिया के पॉपुलर ट्रेडिशंस के ऊपर। ये सारी चीजों को हमें ज्यादा अच्छे से ध्यान रखना है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अपना डिस्कशन और अपनी जो स्ट्रैटेजी होनी चाहिए इस टॉपिक को लेके वो हमने कंप्लीट कर ली है। आई होप यू वर एबल टू अंडरस्टैंड all the topics thoroughly. Students, if you enjoy studying with me, don't forget to like this particular video, and also don't forget to subscribe to our channel and press the bell icon so that you can be notified whenever a new video is coming up. Thank you so much for joining me today.